इधर का मैं रब कर दूंगा, इधर का नोट करते रहना बाद में। इधर सुनो, देखो ध्यान से। पहले अपने को समझना है। देखो, स्पीसीज कॉन्सेप्ट के लिए हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्पीसीज। स्पीसीज क्या होता है? स्पीसीज को हिंदी में बोलते हैं, इसी क्वेश्चन को हिंदी में बोलेंगे जाति। जाति, जाति तो लिखते हैं, है ना। चलिए, तो व्हाट इज स्पीसीज मतलब जाति क्या है, इसको समझना। स्पीसीज का मतलब होता है, स्पीसीज का जो डेफिनेशन है तो हम ऐसा बोल सकते हैं, प्रोड्यूस सेम एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। प्रोड्यूस सेम एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग क्या कहलाता है? स्पीसीज। मतलब कि स्पीसीज मतलब कि जो स्पीसीज, जो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होना चाहिए, ये होना चाहिए सेम होना चाहिए। इसको अलग अलग साइंटिस्ट ने, जैसे एक साइंटिस्ट आए थे गिवन बाय जॉन रे, आ चुका है एग्जाम में। जो स्पीसीज था ना, स्पीसीज नाम किसने दिया था? जॉन रे ने दिया था। बुक कौन सी थी? हिस्टोरिया प्लांटेरम। 18,000 स्पीसीज उस बुक में डिस्क्राइब किया जा चुका था। अब हमारा नया हेडिंग है, देखो, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, जिसको अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट स्पीसीज ही है, लेकिन हम यहाँ पे लिविंग की बात करेंगे, सेम ही है। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट और स्पीसीज कॉन्सेप्ट दोनों सेम है, क्योंकि हम जो, और यदि ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे और आपको यदि स्पीसीज बोला है, मतलब स्पीसीज हमारा टैक्सोनॉमी कैटेगरीज होता है, याद है कि वो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, डिवीज़न, क्लास। अभी हम पढ़ेंगे जो टैक्सोनॉमी कैटेगरी होता है ना, किंगडम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये एक हिरार्की होती है। अभी जस्ट आगे हम पढ़ने वाले हैं। क्या लिख रही हो? तो स्पीसीज मतलब समझ में आया? स्पीसीज मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जो सेम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्पीसीज कहलाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दूं कि जो सिक्सर होते हैं, जो छक्के होते हैं, वो क्या सेम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं, मतलब वो स्पीसीज नहीं है। कभी ऐसा मतलब हुआ है क्या कि वो गाय के पेट से बिल्ली पैदा हुई? हाँ, हमारे यहाँ तो अलग ही कहानी है, ठीक है, समझ गए। मतलब कि यदि सेम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है तो वो स्पीसीज है, नहीं तो नहीं है। आप समझिए। हाँ, नहीं है वो स्पीसीज। मतलब स्पीसीज का मतलब ये नहीं है कि कोई जिंदा स्पीसीज, जो हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनता है कि स्पीसीज मतलब जिंदा, ऐसा नहीं है। अब देखना स्पीसीज की क्या प्यारी डेफिनेशन लिखी है ना, डिफाइंड बाय द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। यदि हम बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू मेयर ऑल इंटरब्रीड, मतलब कि जो एक दूसरे से इंटरब्रीड कर सके, इसको मार्क कर लेना। ऑल इंटरब्रीड ऑर्गेनिज्म आर स्पीसीज, मतलब समझ सके, जो इंटरब्रीड होगा, सेम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? स्पीसीज। इसको आप लोग अंडरलाइन कर देना। ऑल इंटरब्रीड ऑर्गेनिज्म, जितने इंटरब्रीड ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे के सारे क्या कहलाते हैं? स्पीसीज। क्लियर? फिर बट दिस डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट, ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि यदि हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग विद सिंगल पेरेंट्स। मतलब यहाँ पे जो रोल होता है, यहाँ पे जो रोल होता है वो सिंगल पेरेंट्स होता है, और सिंगल पेरेंट्स के बीच इंटरब्रीड कैसे होगी? नहीं होगी। तो मेयर ने डेफिनेशन बताया था स्पीसीज का, अकॉर्डिंग टू मेयर ऑल इंटरब्रीड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्पीसीज। जितने इंटरब्रीड ऑर्गेनिज्म है वो स्पीसीज होते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सही है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होंगे? डबल पेरेंट्स। समझ में आ रहा राहुल? स्पीसीज का मतलब पर डेफिनेशन होता है कि जो सेम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे। ये मेयर के अकॉर्डिंग नहीं है, ये हम लोगों को जो पता है व्हाट इज स्पीसीज, मतलब सेम एंड फर्टाइल ऑर्गेनिज्म यदि डेवलप करता है तो वो होता है स्पीसीज। अब मेयर ने डेफिनेशन दिया था जो एग्जाम में आता है, मेयर ने ये बताया था कि जो स्पीसीज होता है वो आपस में इंटरब्रीड कर सकती है, ठीक है। अब जो इंटरब्रीड करने के लिए दो पेरेंट्स चाहिए,
तो इनकी डेफिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 100% सही थी। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हाइड्रा, कोनिडिया, अमीबा, है ना, तो इस तरह के जो मतलब मोनेरा वाले, ऑल मोनेरा बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होते ही नहीं हैं, तो इंटरब्रीड कहाँ से होगा? इंटरब्रीड नहीं होगा, मतलब जहाँ सिंगल रोल का होता है। इस वजह से इनके लिए बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन सब के लिए यदि हम बात करें कि जो हमारा स्पीसीज़ का डेफिनेशन मेयर के अकॉर्डिंग जो दी गई है ये सही नहीं है, क्योंकि मेयर की जो डेफिनेशन है कुछ ऑर्गेनिज्म मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिज्म में तो वैलिड है, लेकिन ये डेफिनेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले के लिए वैलिड नहीं है। तो मैंने पहली हेडिंग जो हमारी थी स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट, तो मैंने स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट में देखा कि स्पीसीज़ नाम दिया था जॉन रे ने हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक में, और इस बुक में 18,000 स्पीसीज़ का डिस्कवर किया जा चुका था। उसके बाद जो बायोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट होता है तो इसको किसने दिया था? मेयर ने। अब मेयर ने ये बताया था कि जो स्पीसीज़ होती हैं वो आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं, लेकिन मेयर की ये डेफिनेशन गलत हो गई थी, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे, उनके अंदर इंटरब्रीड नहीं हो रहा था, फिर भी वो फर्टाइल थे, सेम एंड फर्टाइल। तो ये वाले फर्टाइल बैक्टीरिया से बैक्टीरिया ही बनेगा, तो सेम बन रहा है और फर्टाइल भी बन रहा है, लेकिन सिंगल पेरेंट्स है, मतलब इंटरब्रीड नहीं हो रहा। तो मेयर की डेफिनेशन यहाँ पे गलत हो गई थी। समझ में आया? अब हम पढ़ रहे थे सबसे पहले टैक्सोनॉमी। क्या पढ़ रहे थे? अब जब मैं टैक्सोनॉमी पढ़ रहा था तो टैक्सोनॉमी में हमने अब देखेंगे टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी। अपने एनसीईआरटी में ये नहीं है, अपने को याद भी नहीं रखना, एनसीईआरटी में भी नहीं है, याद भी नहीं रखना, एग्ज़ाम में कभी ज़िंदगी में नहीं आता। पहले बोर्ड एग्ज़ाम आते थे, है ना, 11th का, या कि 11th वालों को ज़रूरी है, और या कि वो एमपी बोर्ड जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं छोटे मोटे पेपर, नर्सिंग का हो गया, पीएटी का हो गया, जो और एग्ज़ाम होते हैं मतलब थोड़ा लो लेवल के, वहाँ आता है, बाकी ये यहाँ पे नहीं आता नॉर्मली, ठीक है। एमपी बोर्ड के बुक में दिया हुआ है। नॉलेज तो रहना चाहिए ना, कोई ज़्यादा तो हाई फाई है नहीं, थोड़ा बहुत तो नॉलेज एक्स्ट्रा चाहिए अपने को। तो टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी, वैसे टैक्सोनॉमी मतलब होता है टैक्सिस एंड अरेंजमेंट, ऑर्गेनिज्म को अरेंज करने का जो रूल होता है वो टैक्सोनॉमी होता है। क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, एफिनिटीज, 4 सिस्टम में अरेंज किए थे। अब जो हम अरेंजमेंट करते हैं इस तरह से हमारे जो टैक्सोनॉमी है ये 5 टाइप्स की टैक्सोनॉमी है। हो सकता है तुम लोगों को किसी बुक में पढ़ने को भी ना मिला हो ये, तो यहाँ पे लिख लेना, इसलिए मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिखा हूँ। क्लियर? तो टैक्सोनॉमी का मतलब पता है सबको? मतलब पता है टैक्सोनॉमी का मतलब पता है ना आपको? क्या होता है टैक्सोनॉमी? मतलब किसी जो हम न्यू प्लांट डिस्कवर करेंगे उसको अरेंज करने का लॉ जो होता है वो टैक्सोनॉमी है। पहला टैक्सोनॉमी है अल्फा टैक्सोनॉमी। अल्फा टैक्सोनॉमी जो होता है प्लांट का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, प्लांट बाहर से कैसा दिखता है। जैसे हम प्लांट को नॉर्मली बाहर से देख के तो पहचानते हैं, आम है, नीम है, इमली है, ये बेचारे सिटी वाले तो नहीं जानते होंगे, हम लोगों को तो पता है। तो पता है ये क्या है सामने जो लगा है? अरे ये खट्टी होती है, इमली ही तो है। अच्छा देखो, ये तो किसी को नहीं पता होगा यहाँ पे पूरे जितने बैठे हैं। किसी को पता है क्या? तो किसी में तो मैं भी आता हूँ। ऐसा बोला था, ठीक है। तो मैं भी बैठ जा रहा हूँ। क्या सही है? मेरे को किसका नाम क्या? दीपक? नहीं पता मेरे को, ये मेरे गांव में है ही नहीं इस तरह से। ये जंगल में रहता है, भोपाल जंगल तो था। आओ समझ गए? जो अल्फा टैक्सोनॉमी होता है, अल्फा टैक्सोनॉमी मतलब प्लांट का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। यदि आपको मॉर्फोलॉजिकल ना मिले, एक्सटर्नल मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना। प्लांट को जो हम बाहर से देख के पता करते हैं, प्लांट को बाहर से देख के जब अरेंज करते हैं, इस तरह के मतलब टैक्सोनॉमी को हम क्या बोलेंगे? अल्फा टैक्सोनॉमी। समझ में आ गया? दूसरा है बीटा टैक्सोनॉमी, मतलब प्लांट को बाहर और अंदर दोनों से, बाहर भी देख लो कैसा है, अंदर भी देख लो, मोनोकॉट है, डाइकॉट है, एग्जार्स है, इंडार्च है, क्या है, अंदर भी देख सकते हैं। क्लियर? हमें पता कुछ समझ नहीं आया होगा। बस समझो
है ना, वो मोनोकाट, डाइकोट, एंडार्च, एग्जार्च अभी भूल जाओ, बस ये जानो कि अंदर से कैसा और बाहर कैसा है। जैसे कोई कोई प्लांट अंदर सॉफ्ट होता है, कोई हार्ड होता है, ऐसे। तो प्लांट अंदर मतलब समझ गए, किसी के अंदर घर में घुस के नहीं, मतलब प्लांट को जब काटोगे ना उसके अंदर। तुम यही सोच रही थी ना कि बाहर अलग है घर के अंदर ऐसा समझ गए ना। चलो, तो ये हो गया बीटा टैक्सोनॉमी, मतलब कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों कैरेक्टर हम देखेंगे। क्लियर। चलिए अब हम देखेंगे ओमेगा टैक्सोनॉमी। ओमेगा टैक्सोनॉमी ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट, प्लांट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, इंटरनल कैरेक्टर, मसाला वाला है, मेडिसिन वाला है, क्या बनता है, सारी चीज़ें, मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी इंफॉर्मेशन दिया गया था ओमेगा टैक्सोनॉमी, इसलिए इसके आने के थोड़ा चांस ज़्यादा है, वैसे आता नहीं। पहले एमपी बोर्ड में तो बहुत आते थे। नेक्स्ट आ जाइए कीमो टैक्सोनॉमी, मतलब अकॉर्डिंग टू केमिकल कैरेक्टर्स, मतलब उनके केमिकल कैरेक्टर्स क्या हैं उसके अकॉर्डिंग। केमिकल कैरेक्टर में मतलब किस में पॉलीसेकेराइड पाया जाता है, किस में प्रोटीन पाया जाता है, किस में फैट पाया जाता है, किस में अमीनो एसिड पाया जाता है, इस तरह से पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट भी है, मतलब कितने कौन कौन से प्लांट में क्या क्या केमिकल पाया जाता है, नींबू और में सिट्रिक एसिड, ये सारी चीज़ें। तो मतलब कि कौन से प्लांट से कौन सा केमिकल पाया जाता है, उस तरह के प्लांट को जो हम स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे। नेक्स्ट साइटोटैक्सोनॉमी, मतलब सेलुलर कैरेक्टर, सेल के अकॉर्डिंग। सेल के अकॉर्डिंग कैसे, प्रोकैरियोटिक प्लांट्स जो रहते हैं उसमें क्या बोलते हैं, अरे जो मोनेरा प्रोटिस्टा, माइकोटम जो रखते हैं, माइकोटम जो रखते हैं, तो सेलुलर, मल्टी सेलुलर, ए सेलुलर, यूनिसेलुलर, फिर उसके बाद मतलब जितनी भी चीज़ें हैं सेल के कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग जो हम देखेंगे उसको क्या बोलेंगे। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो होमो के साथ हेट्रो भी होते हैं, जैसे नॉर्मली प्लांट 89 मतलब 90% प्लांट कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, नाम बताओगे कोई। पिचर प्लांट, अरे वो जो उसके अंदर कीड़ा चला जाता है, ढक्कन बंद कर लेता, फिर उसको खा के डाइजेशन करता है, घटपर्णी। अमरबेल मतलब दूसरे पे, हाँ दूसरे, वो भी दूसरों से लेके खाता है। तो कुछ प्लांट जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स। क्लियर हुआ। तो हमको अभी दो चीज़ें समझ में आ गई। एक समझ में आ गया क्या, स्पीसीज की डेफिनीशन, दिमाग में सबके क्लियर हो गई स्पीसीज की डेफिनीशन क्या है, और ये टैक्सोनॉमी क्लियर हो गया। इनमें से ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और हेडिंग पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, वो हम पढ़ेंगे क्या, हिस्ट्री टैक्सोनॉमी की। इसके बाद जो हमारा स्टार्ट होगा इस हेडिंग के बाद पूरा एनसीईआरटी का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी पहले सुन लो हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सारे के, अच्छा चलो लिख लो पहले, हाँ सारे साइंटिस्टों के नाम, हाँ बस पहले समझ लो, फिर मैं लिखूंगा उधर का तो फिर लिख लेना। देखो इधर अपन इसकी देखेंगे अब हिस्ट्री। पहले रुक जाओ 1 मिनट, अभी रफ नहीं करूँगा, आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अपन सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। पहले अब देखो टैक्सोनॉमी के बारे में अपन ने कितना पढ़ लिया। तो पहले टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन पढ़ लिया। टैक्सिस अरेंजमेंट, किसी भी अरेंजमेंट लॉ, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक सिस्टम में अरेंज करना क्या था, टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन थे, एपीडी कैंडोले। कब दिया था, 1831, ठीक है। स्विस कंट्री कैल्विन कॉलेज, ठीक है, 1831 में दिया था। इसके बाद अपन पढ़े थे क्या, इसके 4 कैटेगरी, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, एफिनिटीज। आइडेंटिफिकेशन में हम इसको आइडेंटिफाई किए थे फ्लोरा बना के, ठीक है, फ्लोरा बना के आइडेंटिफाई किए थे, और उसके लिए फिर अपन सिस्टम दिए थे कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी जो मिली थी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और कोरल रीफ। फिर अपन यदि बात करें जो अपन ने क्या बोलते हैं सिस्टम दिए थे, तो सिस्टेमिक 2 था, एक ओल्ड सिस्टेमिक जिसको सिस्टेमिक बोलते थे, एक न्यू सिस्टेमिक जिसको नियो सिस्टेमिक बोलते थे। जो सिस्टेमिक था किसने दिया था, सिस्टेमिक जूलियस हक्सले, और नियो सिस्टेमिक कैरोलस लिन, उल्टा बोल दिया क्या, ऊपर वाला कैरोलस लीनियस, नीचे वाला हाँ लीनियस ने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को अकॉर्डिंग, इन्हें मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर, और साथ में इन्होंने मेन चीज़ दिया था एवोल्यूशन और जेनेटिक्स इंपॉर्टेंस दिया था। उसके बाद ये हो गया वो क्या बोलते हैं
नॉमेनक्लेचर बात करेंगे तो नॉमेनक्लेचर हम सबसे पहले देखेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था गैस्पार्ड बाहुनी ने और यूज़ किया था लिनियस ने, इस वजह से लिनियस को हम बोलते हैं फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इन्होंने प्लांट और एनिमल के लिए अलग अलग रूल दिया था। प्लांट के लिए दिया था 1 मई 1753, कौन सी बुक, 1 मई 1753 स्पीसीज प्लांटेरम। एनिमल के लिए दिया था 1 अगस्त 1758 सिस्टेमा नेचर। क्लियर। उसके बाद इसके बाद अपन वो पढ़े थे जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, इसके कुछ रूल बनाए गए थे ICBN। क्या हुआ ओए, क्या हुआ, 58 कितना होता है, तो हिंदी मीडियम हो ना, हैं? अरे यार डिस्टर्ब कर देते हो भाई, एकदम बढ़िया रिवीजन करवा रहे थे पूरा। थोड़ा जो डाउट है तो रोक के रखा करो कुछ सेकंडों के लिए, फिर कुछ हाँ है। थोड़ा डाउट बाद में पूछ लिया करो, क्या हिंदी वाला ज़्यादा निकलता है, 2 दूना 4 2 3 6 ऐसे। ठीक है, चलो अब तुम्हारे लिए इंग्लिश बोलेंगे। कहाँ थे? बाइनोमियल ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर दिया गया था 1961 में। बहुत सारे रूल थे, पहले जेनेरिक नेम, फिर स्पेसिफिक नेम, पहला कैपिटल रहेगा, देन स्मॉल रहेगा, हाथ से लिखेंगे अंडरलाइन कर देंगे, कंप्यूटर से लिखेंगे तो इटैलिक में कर देंगे, टेढ़ा कर देंगे, जो साइंटिस्ट दिया होगा बगल में नाम लिख देंगे, यदि कोई वो गलत हुआ होगा सही किया होगा तो फिर ऐसा कर देंगे। समझ गए? ठीक है। अब आ जाओ ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, मतलब जो जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक नेम, सब स्पेसिफिक नेम। वो ब्रेसिका ओलेरेसिया काउलुरोपा, ब्रेसिका ओलेरेसिया बॉट्राइटिस, ब्रेसिका ओलेरेसिया बॉट्रीटाइटा कैपिटाटा, है ना, फूल गोभी, पत्ता गोभी और गाढ़ गोभी। समझ में आ गया? ठीक है, ये हो गया ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल के बाद अपन पढ़े थे क्या, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने क्लासिफाइड किया था 2 टाइप में, रोटेशनल क्लासिफिकेशन और एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन। रोटेशनल क्लासिफिकेशन 26 क्लास में डिवाइड किए थे अल्फ़ाबेट ऑर्डर में। हाँ, एम्पेरिकल था, ठीक है, एम्पेरिकल किए थे, रोटेशनल को 4 में किए थे। वो के बोलो रोटेशनल का था क्या क्या क्या, पहले बोलो क्या था? हाँ, प्रैक्टिकल, आर्टिफिशियल, नेचुरल, न्यूमेरिकल, इनको डैश डैश बस जो एग्जाम में आता है। आर्टिफिशियल नॉमेनक्लेचर लिनियस ने दिया था। नेचुरल क्लासिफिकेशन जो होता है फूल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, फ्लावर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था और इतना पता है, ठीक है। और नेचुरल क्लासिफिकेशन मतलब न्यूमेरिकल जो था सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया था। उसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद क्या, हेडिंग बोलो, फिर आज वाला ना, तो बस आज वाला तो पता ही है, स्पीसीज वो जॉन रे ने दिया था, बायोलॉजिकल स्पीसीज वो मेल ने दिया था। मेल ने बताया था कि इंटरब्रीड कर सकते हैं, लेकिन वो गलत हो गया था कि सेक्सुअल में ऐसा नहीं होता है। फिर उसके बाद अपन क्या पढ़ रहे थे, हिस्टोरी ऑफ टैक्सोनॉमी। मेरे बताने का सिर्फ मतलब ये है कि यदि मैं अभी वो क्या बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग रिवीजन करवाऊँ तो 5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन कैसे करते समझ में आया ना, इतना रिवीजन करके सीधे क्वेश्चन करने लगना है अपने को। 3 लेक्चर का मैं 5 मिनट में रिवीजन कर लिया, समझ गए ना? तो ऐसे तुम लोगों को भी रिवीजन करना है। आओ, वो हिस्टोरी ऑफ टैक्सोनॉमी। हिस्टोरी मतलब कि अपने को काम आएगा जब आर्यस भी टेकर आएंगे, याद रखिएगा। अपने को काम तब आएगा जब आर्यस भी टेकर आएंगे। इनको कुछ भी याद नहीं रखना है, बस एक दिमाग में सीक्वेंस बनाना है। कुछ भी याद नहीं रखना, सिर्फ एक दिमाग में सीक्वेंस बनाना है। 2200, 2300, 2400 साल पहले देखो ICBN 1961 में दिया गया है, कनेक्ट करिएगा। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर जो रूल बुकलेट आई है 1961 में दिया गया। आज से अभी कितने 50 60 साल हुए हैं, 55 साल कितने 21 तो 40 10 50 हाँ 53 54 ईयर अप्रोक्स हुआ है रूल आए हुए। और अरिस्टोटल ने 382 BC बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि जो अभी सन चल रहा है उसमें इतना जोड़ दो तो 2021 और 2021 प्लस 382 मतलब 400 मतलब 2400 के अप्रोक्स। ऐसे तो 2400 साल पहले सुनो रूल आया है, 50 साल पहले बॉटनी के जो रूल आए हैं 50 साल पहले आए हैं। और इन्होंने कितने साल पहले बता दिया था, 24 साल पहले, 2400 साल पहले। तो 2400 साल पहले इन्होंने बता दिया था, तो जाहिर सी बात है ये गलत होंगे, लेकिन अपने टाइम पे बहुत महान साइंटिस्ट हैं।
क्योंकि 2400 साल पहले जब किसी का दिमाग तक नहीं चलता था, कोई स्कूल मतलब थे ही नहीं, उस टाइम पे इन्होंने बता दिया था। मतलब बहुत ज़्यादा सुपर मतलब जीनियस होंगे। क्लियर। आओ अब यदि हम बात करें एरिस्टोटल, तो हम इनको फादर ऑफ बायोलॉजी और स्पेशली फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने एनिमल्स को भी डिवाइड किया है। कौन सा ब्लड प्रेजेंट होगा, ब्लड एब्सेंट होगा, अभी वो भी अपन देखेंगे। क्लियर। तो हम इसीलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, ये एग्जाम में कभी नहीं आता क्योंकि ये सब बच्चों को आता है, क्योंकि ये तो अरिस्टोटल सब बहुत महान साइंटिस्ट, सबको पता है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। उस टाइम पे इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, इस वजह से जो इन्होंने देखा बाहर से देख के डिवाइड कर दिया कि ये वाले प्लांट से मेडिसिन बना सकते हैं, ये वाले प्लांट से फर्नीचर बन सकता है, इससे ये बन सकता है। ये सारी चीज़ें जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया था एरिस्टोटल ने। और इन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा था प्लांट को। एक वो प्लांट जो ट्री हैं बहुत बड़े बड़े, जैसे आम हो गया, इमली हो गया, ये सारे। एक था श्रब। श्रब मतलब छोटे वाले प्लांट, जैसे टमाटर, बैगन और लौकी, मतलब जिनका स्टेम बहुत कमज़ोर होता है, ये वाले हो गए श्रब। और हर्ब हो गए घास। मतलब प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक जैसे बड़े बड़े प्लांट है, आम के पेड़ हो गए, नीम, इमली, इस तरह के। एक छोटे वाले प्लांट जैसे बैगन का हो गया, टमाटर का हो गया और बेर के हो गए, इस तरह के जो छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं, ये सारी बातें नहीं मनीष, ये हो जाते हैं श्रब। और हर्ब हो जाते हैं घास, जो ग्राउंड्स वगैरह में रहती है। तो इस अकॉर्डिंग इन्होंने प्लांट को डिवाइड कर दिया था। बहुत बड़ी बात है उस टाइम के लिए। क्लियर। उसके बाद आ जाइए थियोफ्रास्टस करके एक दूसरा साइंटिस्ट आया 370 BC, मतलब कि इनसे 12 साल बाद, है ना, ये उल्टा चल रहा है ना बेटा। 382 BC मतलब कि 2021 में 382 जोड़े, अब 2021 में 370 जोड़ेंगे, तो ये पहले आए ना, सीधे सीक्वेंस कर लो ऊपर, है ना। ये बाद में आए। इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बॉटनी। इनको बोले थे फादर ऑफ जूलॉजी, इनको बोलेंगे फादर ऑफ बॉटनी या फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इन्होंने 3 बुक लिखा था, हिस्टोरिया प्लांटेरम, काउजेज ऑफ प्लांट, इंक्वायरी इनटू प्लांट। ये बुक के नाम है। कुछ याद नहीं रखना, मैं बता रहा हूँ इनको कुछ भी। चलिए इसमें क्या था, इन्होंने क्या डिवाइड किया, मेरी बात सुनना ध्यान से। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। अंडर श्रब, इसमें कौन से प्लांट आएंगे आप समझना। क्या ऐसे देखो गाँव वगैरह में बेशरम का पेड़ रहता है, मेहंदी का, अरे यार तुम लोग भाई, मेहंदी का भी पेड़ होता है गांव में, वो करते हैं मेहंदी। बेशरम हो गया, मेहंदी हो गया, और अमारी, और वो अरहर तुअर की दाल वाला पेड़, है ना। इस तरह से जो पेड़ ना बेचारे घास होते ना बेचारे, समझ गए, तो वो क्या आ जाएंगे, अंडर श्रब। ठीक है। बांस कौन बोला, मोनोकॉट है बांस, मोनोकॉट बहुत आगे आएगा हो जाके। बांस क्या उतना लंबा लंबा रहता, नहीं पता चलता क्या। आओ समझ गए। अब आ जाओ कैरोलस लीनियस, तुम सबके फेवरेट। नीट को पूरा इन्होंने बॉटनी वाली नीट को अपने कब्जे में कर लिया। एग्जामिनर ना इनसे ज़्यादा सोच पाता, ना इनसे ज़्यादा दे पाता। सबसे पहली बात, और ये इतने कंफ्यूजन इंसान थे ना, इनने 5 बार अपना नाम चेंज किया। पहले कार्ल वोन लीनियस, है ना, फिर अलग अलग इन्होंने, मतलब उस टाइम पे इन्हीं लोगों का राज था, जो मन करे रख लेते थे। लास्ट में आ गया लीनियस, कैरोलस लीनियस। नाम इनके बहुत बार चेंज हुए, इसलिए इनकी एक खास बात है। इनकी एक खास बात और है, तुम लोगों को बता दूं तो, ये कोई ज़्यादा पढ़े लिखे साइंटिस्ट नहीं थे। ये गांव से स्कूलिंग करते थे 11-12। इनके पापा जी खेती करते थे और इनको खेत ले जाते थे, और इनका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था खेत में कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था खेत में। और एक चीज़ सुनना, इनकी मतलब लव स्टोरी सुनाता हूँ, मज़ेदार। सही में सुनो, यहाँ क्या आ जाओ। ये क्या था सुनो, पहले इसकी मतलब वो सुन लो। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो थोड़ा सा सोच लूँ कहानी, है ना, तब तक। इनको बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। देखो पहले मतलब प्लांट डाइवर्सिटी की पहली हेडिंग क्या थी, इनके पापा यही हैं, तो समझ गए मतलब कितने पावरफुल इंसान हैं। ठीक है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी मतलब कि लीनियस थे।
प्लांट टैक्सोनॉमी और एनिमल टैक्सोनॉमी। कहाँ जाओगे? विदाउट टैक्सोनॉमी ना प्लांट पढ़ सकते ना एनिमल पढ़ सकते, और उनके फादर यही हैं, है ना। चलिए, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, यहाँ थोड़ा स्लो रह गए ये, क्योंकि उम्र कम थी इनकी, ठीक है, दो ही में डिवाइड कर पाए बस। अब बहुत बार एग्जाम में आता है, सुनो मेरी बात सुनो, एग्जाम में आता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, दो ही आते हैं एग्जाम में। टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था लीनियस ने, अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर्यज विटेकर। क्लियर हुआ? चलिए, अब इनकी कहानी सुनिए। क्या होता था, इनको प्लांट से बहुत लगाव था, ये रियल स्टोरी। जैसे मैंने वो सुनाया था ना कि वो मतलब वो उनके हार्बेरियम सीड में बच्ची की चॉकलेट गिर गई थी, और वो वही सर ने इसकी भी कहानी सुनाए थे, तो सुनना। तो जैसे टू किंगडम क्लासिफिकेशन जब इनने दिया था, तो इनको क्या था कि इनके यहाँ पे धान के रोपाई होती थी, रोपा लगाते थे धान के बहुत पहले। तो क्या होता था, ये जैसे स्कूल से आते थे अपने पापा के साथ खेत चले जाते थे, और इनने सबसे ज़्यादा इसीलिए मतलब इन्होंने सिर्फ प्लांट को सारे कैटेगरी में एक ही में डिवाइड किया है। तो इन्होंने धान सबसे पहले जो इन्होंने डिस्कवर किया था ना, धान के प्लांट में किया था। धान में उन्होंने मतलब धान, दूब, घास, मतलब जो हर्ब वाले नहीं होते, हर्ब और श्रब के बीच वाले जो होते हैं, झाड़ी वाले प्लांट्स होते हैं, क्योंकि खेतों में वही मिलते हैं ज़्यादा। आप कहीं भी खेत जाओगे तो आपको इस तरह के बड़े बड़े प्लांट खेत में बहुत कम मिलते हैं। हाँ, मतलब बहुत कम ना के बराबर, है ना, ऐसे, क्योंकि रहते भी हैं तो काट देते हैं। तो ये क्या होता था, डेली स्कूल से आते थे, बैग रखते थे और चाय और बिस्किट खाते थे और आ जाते थे खेत पे गाय भैंस को लेके। तभी देखो ये भी हैं एनिमल टैक्सोनॉमी, कभी बकरी मकरी लेके खेत आ जाते थे। ऐसे इनने 34 या 35 साल की एज में इनको अवार्ड मिल गया था, इंटरनेशनल अवार्ड, और इनको बोल दिया गया था फादर ऑफ टैक्स। 20 की लव स्टोरी छूट गई। चलो, इसको प्लांट, इन्होंने प्लांट के लिए बुक दिया था जेनेरा प्लांटेरम, एनिमल के लिए दिया था सिस्टेमा नेचर, सबको पता है। अब आ जाइए इधर, बेंथम एंड हुकर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर, किसका? सर आप बीच में अभी कंफ्यूज कर रहे हैं, रात में नींद में आया इसलिए बता दो। नहीं, ये हो गया ना, ये खत्म हो गया, इनका इतना कहानी था। हाँ, मतलब देखो, ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, प्लांट के एक दिया प्लांट, एक दिया एनिमल। प्लांट का जो क्लासिफिकेशन था जेनेरा प्लांटेरम, और एनिमल का था जो सिस्टेमा नेचर। कहानी सुनाओ। अरे आप छोड़ दो, पहले अब टाइम हो जाएगा ज़्यादा ना, फिर मेरा वो ख़त्म नहीं हो पाएगा, आर्यस विटेकर तक मेरे को पढ़ाना है। चलिए सुनो, फोर्थ नंबर देख लो, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डॉल्टन हुकर, ये दो साइंटिस्ट थे, इस डेट में आए। इन्होंने 3 क्लास में डिवाइड किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से चीज़ें भूलती हैं, यदि उतना इंपॉर्टेंट आने के लिए नहीं, लेकिन आ जाता है एग्जाम में। टू किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया था। अब 3 किंगडम मतलब 3 क्लास में डिवाइड किया था। देखो, डाइकोटिलीडोन, डाइकोटिलीडोन मतलब समझ गए कौन से प्लांट? डाइकोटिलीडोन मतलब वो वाले प्लांट जो फली में होते हैं, जैसे चना हो गया, मूंगफली हो गया, तुअर का हो गया, जो 2 फली में होते हैं ना, उनको बोलते हैं डाइकोटिलीडोन। जिम्नोस्पर्म और मोनोकोटिलीडोन, मोनोकोटिलीडोन जैसे धान, गेहूं, एक ही फली में रहता है, धान, गेहूं और कौन रहता है? चावल बोल रही है, चावल वही है पगली है, सोयाबीन फली में रहता है। नहीं, मोनोकोटिलीडोन जो बिना फली सिंगल रहते हैं। धान और गेहूं के अलावा और बताओ। चना 2 फली में रहते हैं। राजमा भी फली में रहता है, जो रहता है। अरे यार, बाजरा आ जाएगा। तुअर, अरे यार क्या इंसान हो भाई। मक्का भी आ जाएगा, मक्का भी, मतलब समझ गए ना, जो 2 फली में रहेगा होगा डाइकोटिलीडोन, बातें नहीं। सिंगल रहेगा तो मोनोकोटिलीडोन। जिम्नोस्पर्म में आ जाएंगे झाड़ियाँ वगैरह, जैसे बेर हो गया, खायो, जो फली में रहता है चिपका हुआ, जैसे चना और मूंगफली और इस तरह के। चलिए, इसके बाद इनका ड्रॉबैक क्या था, इनने गड़बड़ कर दिया। रियल अरेंजमेंट क्या होता है, जिम्नोस्पर्म के बाद आता है मोनोकॉट, मोनोकॉट के बाद आता है डाइकॉट, तो इन्होंने उल्टा रख दिया। यदि अपन इवोल्यूशन की बात करेंगे तो सबसे कम अरेंजमेंट जिम्नोस्पर्म, लेस डेवलप, फिर मोनोकॉट, फिर डाइकॉट होता है ना। इन्होंने क्या किया, डाइकॉट को पहले लिख दिया, मोनोकॉट को बाद में लिख दिया, इसलिए गलत हो गए। नेक्स्ट आ जाइए, E.W. स्लर।
E.W. इक्लर ने दिया था प्लांट किंगडम, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो दिया था प्लांट किंगडम ने, इन्होंने क्या किया पता, 5 क्लासेस तो निकाल लिया था। देखिएगा, पहले इन्होंने 2 क्लास में डिवाइड किया, क्रिप्टोगैमिया और फेनेरोगैमिया। क्रिप्टोगैमिया और फेनेरोगैमिया 2 क्लासेस में तो निकाल लिया था। क्रिप्टोगैमिया में आएगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। क्या आएगा? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और इसमें फेनेरो में आएगा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि अपन टैक्सोनॉमी में अरेंजमेंट सारे के कर रहे थे। यहाँ पे देखो बैक्टीरिया छूट गया, बैक्टीरिया कहाँ है? नहीं है। एल्गी छूट गया, है ना? इस वजह से ये गड़बड़ हो गए, नहीं तो यहाँ पे सक्सेस हो जाते ये। क्लियर? तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसके पहले क्या छूट गया? मोनेरा प्रोटिस्टा। ये सब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट के लिए सबके लिए देना था, लेकिन इन्होंने जो दिया था तो 2 क्लास में डिवाइड किया, क्रिप्टोगैमिया और फेनेरोगैमिया। अपने को सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कवर करना था। जैसे लीनियर वो आयरस विटिकल 5 किंगडम दिए, लेकिन क्यों फेमस हुए पता है? क्योंकि वो सबको इंक्लूड कर लिए। इधर बैक्टीरिया से लेके हाई एंजियोस्पर्म प्लांट तक ऐड कर लिए, और उधर माइको वो अमीबा से लेके हम लोगों तक कवर कर लिए। इस वजह से वो सक्सेस हो गए। देखो ये ना तो एनिमल को कवर किए ना बैक्टीरिया को कवर किए, इस वजह से ये यहाँ पे रुक गए। लेकिन इनका सीक्वेंस प्लांटी के लिए सही था, प्लांटी के लिए सही था, ठीक है। प्लांट, लेकिन प्लांटी के लिए भी एक छूट गया ना, एल्गी कहाँ है? छूट गया ना। तो जहाँ से सीक्वेंस था वहाँ से सही था, लेकिन उन्हें सारे दिया ही नहीं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। यहाँ भी हम थैलोफाइटा पढ़ते ही नहीं हैं, आगे चल के नहीं पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये सीक्वेंस जो था तो इस्लर। चलो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे OS टिप्पो और आयरस विटेकर। अभी और साइंटिस्ट के बचे हुए 6 बज गया ना। कहानी कुछ नहीं, मैं अपने से कुछ जोड़ के उनको साइकिल से आते थे वो सब करने वाला था, तो ऐसी था। एक है ओस्टवाल्ड टिप्पो, कार्ल मेस और अच्छा इनको मैं ग्रुप में डाल दूँ, नोट कर लोगे क्या? चलो मैं सिखाई दूंगा, छोड़ दो, नोट हो गया, जा सकते हो।